दोस्तों, एक बेहद शॉकिंग खबर अजरबैजान से सामने आ रही है, जहां पर हजारों टन माल अजरबैजान ने भारत को भेजा है। इसके अलावा दूसरी तरफ अब भारत खुलकर डॉलर के ऊपर हमला कर रहा है और इस बार आरबीआई के गवर्नर डॉलर के ऊपर से भारत की निर्भरता को कम करने की बात कही है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं अजरबैजान की। भारत और अजरबैजान के रिश्तों में एक नई हलचल देखने को मिली है। 10 महीने तक बंद रहने के बाद आखिरकार अजरबैजान ने भारत को कच्चे तेल का निर्यात फिर से शुरू कर दिया है। कहा जाता है कि दुनिया की राजनीति और कारोबार में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। यहाँ रिश्ते और फैसले अक्सर हितों के हिसाब से बदलते रहते हैं। इसका ताजा उदाहरण हमें भारत और अजरबैजान के बीच देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है, अजरबैजान ने खुले तौर पर पाकिस्तान का साथ दिया है, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ बयानबाजी। अजरबैजान का झुकाव हमेशा पाकिस्तान की तरफ रहा। यही वजह है कि भारत और अजरबैजान के रिश्ते कभी बहुत मजबूत नहीं रहे। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति और कारोबार में कोई स्थायी दुश्मन या स्थायी दोस्त नहीं होता। हालात और जरूरतें बदलती है तो फैसले भी बदल जाते हैं। आज स्थिति यह है कि 10 महीने तक रुकी हुई कच्चे तेल की सप्लाई फिर से शुरू हो गई है और भारत अजरबैजान से तेल खरीद रहा है। अगस्त 2025 में अजरबैजान ने भारत को करीब 1747 टन कच्चा तेल बेचा, जिसकी कीमत लगभग 7.8 लाख डॉलर रही। पहली नजर में यह आंकड़ा छोटा लगता है, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वह कहीं बड़ी है। भारत और अजरबैजान के बीच असली कड़ी है ऊर्जा। 2022 और 2023 में भारत अजरबैजान से तेल खरीदने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश था। उन दोनों सालों में भारत ने 2 मिलियन टन से ज्यादा तेल खरीदा था। 2022 में यह खरीद करीब 1.6 बिलियन डॉलर की रही, जबकि 2023 में 1.2 बिलियन डॉलर। 2024 में भारत चौथे स्थान पर रहा और उसने करीब 1.17 मिलियन टन तेल खरीदा, जिसकी कीमत 729 मिलियन डॉलर थी। यानी अगर हम मोटा मोटी देखें तो अजरबैजान के लिए भारत एक स्थिर और बड़ा ग्राहक रहा है। लेकिन जब तेल की कीमतों पर खींचातान हुई तो अजरबैजान ने सप्लाई रोक दी। करीब 10 महीने तक भारत को कच्चा तेल नहीं मिला। अब जब दोनों देशों ने बातचीत से इस मसले को सुलझाया है तो सप्लाई फिर से शुरू हो गई है। ये दिखाता है कि कारोबार अक्सर राजनीति पर भारी पड़ जाता है। भारत सिर्फ खरीदार नहीं है बल्कि अजरबैजान में निवेशक भी है। हमारी सरकारी कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड यानी OVL ने वहां 1.2 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। अजेरी चिराग गुनाशली ऑयल फील्ड और बाकू तबलिशी जहान पाइपलाइन में हिस्सेदारी खरीदकर भारत ने ये सुनिश्चित किया है कि उसकी ऊर्जा सप्लाई से बाजार पर निर्भर न रहे, बल्कि सीधे उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन का भी हिस्सा बने। 2024 में OVL ने नॉर्वे की कंपनी एक्वानोर से एक और सौदा किया। 60 मिलियन डॉलर के इस सौदे में OVL ने ऑयल फील्ड में 0.615% और पाइपलाइन में 0.737% हिस्सेदारी और खरीद ली। इससे उसकी हिस्सेदारी ऑयल फील्ड में लगभग 2.93% और पाइपलाइन में 3.1% तक पहुंच गई। ये बताता है कि भारत ने सिर्फ तत्काल खरीद पर ध्यान नहीं दिया बल्कि दीर्घकालिक रणनीति पर भी काम किया है। अब सोचिए जरा, एक तरफ अजरबैजान पाकिस्तान का करीबी दोस्त है और अक्सर भारत के खिलाफ खड़ा दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए उसी अजरबैजान पर निर्भर है। ये वही कड़वा सच है जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को दिलचस्प भी बनाता है और जटिल भी। यहाँ भावनाओं से ज्यादा अहमियत आर्थिक और रणनीतिक हितों की होती है। भारत के लिए अजरबैजान का महत्व सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, उसकी भौगोलिक स्थिति भी बेहद अहम है। ये देश कैस्पियन सागर के पास स्थित है और यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बाकू से निकलने वाली पाइपलाइन तुर्की और यूरोप तक तेल पहुंचाती है। भारत इस पूरी सप्लाई चेन का हिस्सा बनकर न सिर्फ अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत कर रहा है, बल्कि पश्चिमी बाजारों तक भी अपनी पहुंच सुनिश्चित कर रहा है। हालांकि अजरबैजान से भारत ने पाकिस्तान का साथ देने का बदला SCO समिट के अंदर ले लिया था, जहां पर खुद अजरबैजान की तरफ से यह दावा किया गया था कि भारत ने उसकी फुल मेंबरशिप की बिड को वीटो करके रोक दिया था। बहरहाल जो भी हो, आपके हिसाब से अजरबैजान से इतनी भारी मात्रा में व्यापार करना सही है या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। हाल ही में RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने
क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी CCIL की 25वीं सालगिरह पर भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब भारत को डॉलर पर पूरी तरह निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, हमें रुपया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए नए कदम उठाने होंगे और इसके लिए CCIL को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें रुपया और दूसरी विदेशी मुद्राओं के बीच सीधे लेन देन हो सके। भारत लंबे समय से ये कोशिश कर रहा है कि रुपया केवल घरेलू लेन देन तक सीमित न रहकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इस्तेमाल हो। अभी तक जब भारत किसी देश के साथ व्यापार करता है तो ज्यादातर सौदे अमेरिकी डॉलर में होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर भारत किसी देश से माल खरीदता या बेचता है तो पहले उसे डॉलर का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन अगर रुपया सीधे इस्तेमाल होने लगे तो भारत को डॉलर की उतनी जरूरत ही नहीं रहेगी। इससे न सिर्फ विदेशी व्यापार आसान होगा बल्कि दुनिया भर में रुपया की साख भी बढ़ेगी। संजय मल्होत्रा ने अपने भाषण में साफ तौर पर कहा कि CCIL अब केवल डॉलर और रुपए के जोड़े तक सीमित न रहे बल्कि उसे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए जिससे भारत अन्य देशों की मुद्रा के साथ भी सीधे व्यापार कर सके। सोचिए, अगर भारत और किसी देश के बीच रुपया और उनकी स्थानीय मुद्रा में सीधा लेन देन होने लगे तो दोनों देशों को डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कदम रुपया को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव होगा। गवर्नर ने केवल बड़े स्तर पर होने वाले विदेशी व्यापार की बात नहीं की बल्कि छोटे निवेशकों यानी खुदरा निवेशकों के लिए भी नए अवसर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि CCIL को फॉरेक्स यानी मुद्रा बाजार और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में खुदरा निवेशकों के लिए और आसान सेवाएं लानी चाहिए। अभी भारतीय रिजर्व बैंक की रिटेल डायरेक्ट योजना के जरिए आम लोग भी सरकारी बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर 3 लाख से ज्यादा निवेशक पहले से जुड़े हुए हैं। अगर सेवाओं को और सरल और आधुनिक बनाया जाए तो आम निवेशक भी बड़े पैमाने पर लाभ ले सकते हैं। RBI गवर्नर ने अपने भाषण में भारत की वित्तीय व्यवस्था की कुछ खासियतों पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की अकेली बड़ी अर्थव्यवस्था है जहां सरकारी बॉन्ड्स और रेपो ट्रांजैक्शन एकदम पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होते हैं। यहाँ लेन देन गुप्त नहीं बल्कि अनाम और निष्पक्ष तरीके से होता है। ट्रेडिंग की जानकारी लगभग रियल टाइम में उपलब्ध हो जाती है और पूरा सेटलमेंट भी बहुत तेजी से हो जाता है। ये व्यवस्था भारत को बाकी देशों से आगे और मजबूत बनाती है। वहीं अगर हम सोचें कि रुपया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने से क्या फर्क पड़ेगा तो सबसे पहले तो ये डॉलर पर भारत की निर्भरता कम कर देगा। विदेशी व्यापार आसान हो जाएगा और जिन देशों से भारत का बड़ा व्यापार है वहां रुपया में सीधा भुगतान हो सकेगा। साथ ही अगर ज्यादा देश रुपया स्वीकार करने लगेंगे तो ये भारत की आर्थिक ताकत और विश्वसनीयता का बड़ा संकेत होगा। धीरे धीरे इससे विदेशी निवेशक भी भारत की तरफ और ज्यादा आकर्षित होंगे। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने के समझौते भी किए हैं। उदाहरण के लिए रूस और श्रीलंका जैसे देशों के साथ भारत ने स्थानीय करेंसी सेटलमेंट की शुरुआत कर दी है, लेकिन अभी भी लंबा सफर तय करना बाकी है क्योंकि ज्यादातर देश और कंपनियां डॉलर को ही सबसे सुरक्षित मानती है। ऐसे में CCIL की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वह ऐसा भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बनाए जो दुनिया भर के देशों को रुपया में व्यापार करने के लिए आकर्षित करे। आखिर में कहा जा सकता है कि RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का ये संदेश बेहद स्पष्ट है। भारत अब केवल अपने घरेलू जरूरतों तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि रुपया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना चाहता है। अगर CCIL इस दिशा में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाएं लेकर आता है तो आने वाले समय में रुपया एक वैश्विक मुद्रा के रूप में उभर सकता है और जब ऐसा होगा तब भारत की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रभावशाली बन जाएगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी खबरें जो कि अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं दिखाई जाती, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।